नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक कौर। बिहार में होने वाले सियासी रण में इस बार पिछले सालों की तुलना में कुछ ज्यादा जुबानी तीर चलते नजर आएंगे। एनडीए और महागठबंधन के साथ अब तीसरे मोर्चे ने अपना स्वरूप लेना शुरू कर दिया है। इस बार इस तीसरे मोर्चे की अगुवाई करेंगे AIMIM के नेता ओवैसी। असल में ओवैसी इन दिनों बिहार में महागठबंधन के नेताओं से खासे नाराज हैं, खासतौर पर तेजस्वी यादव से। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार भी खुलकर किया है। उन्होंने एनडीए के खिलाफ महागठबंधन के साथ खड़े होने की अपनी इच्छा को महागठबंधन या यूं कहें कि तेजस्वी द्वारा खारिज किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। अपने एक बयान में ओवैसी ने कहा कि अब मोहब्बत एक तरफा नहीं होगी। उन्होंने कहा, बिहार की जनता को यह समझना चाहिए कि हमारे खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वे सब झूठ पर आधारित थे। ये आरोप इसलिए लगाए गए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि गरीबों और कमजोर वर्गों का कोई नेता उनकी राजनीतिक अगुवाई करे। वे बिहार की जनता को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हमें तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारी ओर से एक प्रयास था। बिहार की जनता के सामने यह सब किसी वजह से आया है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में सीमांचल को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को भी आड़े हाथ लिया। वह बोले, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार गृह मंत्रालय और सीमा क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक के पास है। जब अधिकार ही नहीं है तो वह ऐसा कर क्यों रहा है? मैंने इसी वजह कहा था कि यह पीछे वाले दरवाजे से NRC है। बिहार में नवंबर में चुनाव है और सीमांचल के लोगों को कमजोर क्यों करना चाहते हैं? चुनाव आयोग के इस अभियान को लेकर ओवैसी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक संस्था खुद बयान नहीं दे रही है और सूचनाएं सूत्रों के जरिए सामने आ रही हैं। ये सूत्र कौन है? किसने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है कि वह तय करे कि कौन नागरिक है और कौन नहीं? हमारी पार्टी पहली थी जिसने कहा था कि SIR NRC को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने उन BLO की सूची सार्वजनिक करने की मांग की जिन्होंने चुनाव आयोग को यह रिपोर्ट बनाकर दी है। वह बोले, हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि वे उन BLO से मिलें और पूछें कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से आए हुए लोग कहां हैं जिनकी बात की जा रही है। SIR साल 2003 में भी हुआ था, तब कितने विदेशी नागरिक सामने आए थे? जुलाई 2019 में संसद में कानून मंत्री ने कहा था कि 2016, 2017 और 2019 में एक भी विदेशी नागरिक नहीं मिला है। ये सूत्र बेशर्म है। एक संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? बहरहाल, इस सब के बीच अब यह बात तय हो गई है कि AIMIM को गठबंधन में शामिल नहीं किए जाने से ओवैसी खासे नाराज हैं और अब तीसरा मोर्चा बनाने में जुटते नजर आ रहे हैं। तीसरे मोर्चे के लिए उनकी रणनीति, चुनाव आयोग पर उनके आरोप और महागठबंधन के लिए पिछली बार की तरह ओवैसी कितने भारी पड़ेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना से हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी, आखिर ओवैसी का दर्द सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि अब मोहब्बत एक तरफा नहीं होगी। क्या इसके क्या मायने समझे जाएं? नमस्कार दीपक जी। ओवैसी 2020 में बिहार में उन्होंने चुनावी अपनी यात्रा शुरू की थी और उन्हें 5 सफलता मिली थी। 5 उनके विधायक जीते थे और उसमें से 4 विधायक कुछ दिन बाद ही राजद में शामिल हुए। वो समय काफी दुखी थे, लेकिन उस दुखी मन को भूलते हुए 2025 के चुनाव में उन्होंने खुद पहल की थी कि मुझे महागठबंधन में, यानी जिस गठबंधन में राजद एक मेजर पार्टनर है, उसमें मुझे शामिल किया जाए, इस दुख को भुलाते हुए। तो लेकिन यहाँ भी उनको निराशा हाथ लगी और ओवैसी की पार्टी को राजद में महागठबंधन में शामिल होने का मौका नहीं मिला। तो उस दर्द को ही वो बयां कर रहे हैं कि अगर जो उस 2020 में जो मुझे दर्द मिला था, मैं उसको भूला नहीं हूं और इस बार
भी मैं अपनी पूरी ताकत से सीमांचल के अलावा बिहार के अन्य जगहों पे, उनकी योजना 50 जगह पे अपने उम्मीदवार खड़े करने की है, तो अगर वो जी खड़े करेंगे तो निश्चित रूप से वो दर्द महागठबंधन को देंगे। और उसी को वो याद कर रहे हैं कि मैं तो चाहता कि दोस्ती करना और पुरानी बात को भूल जाना, और ये सेकुलर ताकत को मजबूती प्रदान करती, लेकिन अगर मुझे नहीं मिली है तो मैं अकेला ही, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे दल मेरे साथ हो, उनके साथ मैं चुनाव लड़ूं। जी। अच्छा, पिछली बार भी ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे और इस बार भी, लेकिन तेजस्वी इस बार वक्फ बोर्ड को लेकर मुस्लिमों के गुस्से को अपने पक्ष में बनाना चाहते हैं, इसलिए इस बार भी अपने साथ उन्होंने नहीं जोड़ा। तो अब जो ओवैसी एक तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, महागठबंधन को वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे, पिछली बार की तरह ही? ये निश्चित रूप से पिछली बार उनको भी सफलता नहीं मिली थी, और उस समय उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया था जिसमें बसपा, जी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है सो, और बहुजन समाज पार्टी, ये सब मिलके एक गठबंधन गठजोड़ बना था, जिसमें सिर्फ बसपा को, माने बहुजन समाज पार्टी को और ओवैसी को सफलता मिली थी। 5 सीट ओवैसी की पार्टी को मिली थी और 1 सीट बसपा को। लेकिन इस बार थर्ड फ्रंट की गुंजाइश नहीं है। 2020 में तो गुंजाइश हुई थी, लेकिन इस बार इसलिए गुंजाइश नहीं दिख रही है क्योंकि बसपा ने भी अनाउंस किया है कि हम इंडिपेंडेंट सभी सीटों पे लड़ेंगे। आपने भी कहा है कि हम सभी सीटों पे लड़ेंगे। जनसुराज भी सभी सीटों पे लड़ने की बात और किसी से समझौता करने की बात नहीं करता। उस हिसाब से इसको समझते हुए ही ओवैसी ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि थर्ड फ्रंट अगर बने भी नहीं तो हम कम से कम महागठबंधन के घटक के रूप में बने। लेकिन राजद, जिनका वोट बैंक मुस्लिम का एक बड़ा हिस्सा और मुस्लिम की, और उनको लगता है कि राजद को कि मेरी ही पार्टी को सपोर्ट मुस्लिम समाज करता है, और अगर इस ढंग से ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करते तो उनकी हिस्सेदारी पे एक मेजर पोर्शन पे ओवैसी का कब्जा होता है। जबकि ओवैसी का खुद का प्रूवन रिकॉर्ड 2020 के इलेक्शन में है, तो उन्होंने सीमांचल पे अपनी छाप छोड़ी थी, और उपचुनाव में भी 1-2 जगह पे, मैंने पिछले साल जो उपचुनाव हुआ था सिवान में, अपने कैंडिडेट को खड़ा करके उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई थी। और वो वैसे जो एग्रेसिव मुस्लिम यूथ हैं और एग्रेसिव मुस्लिम हैं, उनमें ओवैसी की एक पहचान है अपनी। तो इस वोट बैंक को एक दूसरा हिस्सेदार ना मिल जाए, आ जाए, इसलिए उन्होंने ओवैसी को अपने महागठबंधन में नहीं शामिल किया था। लेकिन अगर महागठबंधन से इधर ओवैसी अगर मैक्सिमम जगहों पे मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से महागठबंधन को डेट जी। सीमांचल के जिन इलाकों से बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार के लोग अवैध रूप से रहते हुए मिले हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उन इलाकों में ओवैसी की पकड़ है, बड़ी संख्या में वोट कटने की बात सामने आ रही है। ओवैसी कैसे अपने आगे की रणनीति बना रहे हैं? देखिए, ये अभी मीडिया में ये सूचना आई है, और चुनाव आयोग ने अपने सोर्सेज के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, समाचार एजेंसी के हवाले से कहा है। अभी तक ऑफिशियली आयोग की तरफ से ऐसा कोई वोटर लिस्ट को दिखाया नहीं गया है कि इसमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाली सिटीजन्स हैं। अगर ये सच हो जाएगा, जैसा कि आरोप एनडीए के घटक दल लगाते हैं कि जो सीमावर्ती जो इलाके हैं, इसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इसमें यही इलाका है जो ओवैसी का बड़ा प्रभाव वाला इलाका है। इन इलाकों में मुस्लिमों की खासी आबादी है। तो निश्चित रूप से अगर ये आरोप अगर सच होगा कि मुस्लिम और रोहिंग्या या कुछ वैसे माने नागरिक जो मिलेंगे जो भारत के नागरिक नहीं है और गलत तरीके से गलत वोटर बने हुए हैं, तो ओवैसी को डिफेंड करना मुश्किल होगा कि उस क्षेत्र में। जी, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन की बात सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने करीबन 35 लाख ऐसे वोट हैं जो संदिग्ध पाए हैं, और ये अधिकतर इनमें सीमांचल के इलाके से हैं। क्या ओवैसी का अपना जो वोट बैंक था
और जिस तरह से वो अपने वोट बैंक पे बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाते थे, तो ये वोट बैंक पे उनके सेंध लगती हुई नजर आ रही है इस पूरे उससे। नहीं, अभी फाइनली अभी देखिए 25 जुलाई तक स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन का काम चल रहा है वोटर का, उसको आने दीजिए। अभी एक आंकड़ा मैंने अभी अंदाज पे नहीं बोलना उचित होगा कि कितने संदिग्ध निकले और कितने लोगों का नाम रहेगा। और इलेक्शन कमीशन ने ऐसी जानकारी दी है कि जो लोग डबल जिनका नाम है, जो पहले जिनका 2 जगह या 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, वो जिनकी मृत्यु हो गई है, उसको लेकर उसने आंकड़ा दिया है कि हम 35 लाख ऐसे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटेगा। पूरे बिहार में 7 करोड़ 90 लाख मतदाता है। उसमें उसने एक आकलन दिया है कि कम से कम इतने का नाम तो अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से वो अनुमान लगाया है, क्योंकि 80% से प्लस का काम हो चुका है वोटर जो फॉर्म जमा करने का। लेकिन अभी अवैध कितने हैं इसकी अभी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये चर्चा में है कि अवैध मिले हैं, और लेकिन यही क्वेश्चन तो विपक्ष की तरफ से भी हो रहा है, और इवन आम आदमी पूछ रहा है कि अगर संदिग्ध लोग हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनको हटाया जाए और उनको उनके बारे में बताया जाए कि किन जिलों में वैसे लोग मिले हैं। आरोप लगाना या एक नैरेटिव बताना कि हाँ सीमांचल के इलाकों में ऐसे पाए गए हैं, ये संख्या भी आई है कि आधार की जहां जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा परसेंटेज में आधार कार्ड बने। यही आरोप जो लग रहा है ना कि 100 की जगह 120% आधार कार्ड बना है। इसलिए जब तक थोड़ा सा वेट किया जाए कि 25 को फाइनल, जब काम 1 महीने में पूरा हो जाएगा और ऑफिशियली आयोग ये बताए कि हाँ इतने नागरिक मुझे अवैध मिले, इसमें रोहिंग्या इतने थे, बांग्लादेशी इतने थे, नेपाली इतने थे, तब उसकी बात होगी। वैसे सीमांचल वाला इलाका संदिग्ध है, जहाँ पे पहले से भी भाजपा मुखर है कि वहां पे अवैध ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए घुसाया जा रहा है और अपना वोट बैंक को बढ़ाया जा रहा है। ऐसा राजद पे और कांग्रेस पे, दोनों पे, क्योंकि राजद को भी और कांग्रेस को भी ये भरोसा रहता है कि मुस्लिम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे उनका स्ट्रॉन्ग होता है, और इन्हीं दो पार्टी के ऑब्जेक्शन के कारण ओवैसी की एंट्री महागठबंधन में नहीं जी। तो मेरा सवाल एक और दोबारा आपसे ये होगा कि ओवैसी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक अब विक्टिम के तौर पर सामने आने लगे हैं। ओवैसी ने चुनाव आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिए हैं कि वह एनआरसी को SIR के जरिए पीछे दरवाजे से लागू करने की कोशिश कर रही है। इन आरोपों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब सीए की बात आई थी उस समय भी ओवैसी बहुत एग्रेसिव होके अपना एक उन्होंने पोस्टर लाया था कि सीए के बहाने ही वो नेशनल जो एनआरसी का एजेंडा केंद्र सरकार ला रही है। अब SIR जो सर है, जिसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके बहाने दोनों को आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ सामने तो आया नहीं ना। सीए के बारे में जिस समय इस ढंग से पूरे देश में माहौल बना था कि ये नागरिकता मुस्लिमों की छीनी जाएगी, जबकि वैसी कोई बात हुई नहीं, तो उनका आरोप लगाना और अपने वोटर बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए वो एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, और इस बहाने से जैसे उन्होंने वक्फ वाले मुद्दे पे भी एग्रेसिवली केंद्र सरकार को निशाने पे लिया, और ये मामला जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाले इशू को लेके, जबकि ये बिहार का ही मामला नहीं है। ये अगर आयोग जिस ढंग से कल क्लियर कर चुका है कि ये पूरे देश में ये जो मुहिम है, जो इनिशिएटिव है चुनाव आयोग का, जिसमें हम फिल्टर आउट करेंगे गैर भारतीय नागरिकों को, तो ये मामला निश्चित रूप से ओवैसी को सूट करेगा कि इस मुद्दे को और उठाएं। जी, आप वहाँ ग्राउंड पे कई जगह जा भी रहे हैं और पिछले काफ़ी समय से पूरे घटनाक्रम को, राजनीतिक घटनाक्रमों को देख भी रहे हैं। आपको क्या नज़र आता है, क्या आपको लगता है कि बिहार का जो अल्पसंख्यक है इस बार
क्या वो कांग्रेस का वोटर है? क्या वो तेजस्वी या महागठबंधन के साथ रहेगा? क्या वो बसपा के साथ रहेगा? या वो अभी भी ओवैसी के साथ कुछ इलाकों में खड़ा रहेगा? नहीं, ये लार्जर जो महागठबंधन का जो वोट बैंक है मुस्लिमों को लेके, ऐसा कोई हम जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। कुछ कुछ सेक्शन में, जैसे सीमांचल के इलाके में ओवैसी का इम्पैक्ट है, लेकिन उसी इलाके में एमओआई समीकरण जिसपे राजद अपना वोट बैंक मानता है मुस्लिमों का है। लेकिन ये जदयू के भी कई जो बड़े नेता और नीतीश कुमार की जो अपनी व्यक्तिगत छवि के कारण कुछ मुस्लिम वोटर इनके साथ भी, कहीं कहीं बसपा भी है। तो जनरलाइज मैक्सिमम तो निश्चित रूप से, क्योंकि भाजपा का विरोध करना है और भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना है, इसलिए वो उन पार्टियों को अपना टैक्टिकल वोटिंग करते हैं कि भाजपा को जो हराए उसके साथ ही है। उसमें राजद और कांग्रेस उनकी पहली पसंद है, लेकिन कहीं जदयू को भी वोट बैंक मिलता है, क्योंकि जदयू को जो इतनी सफलता एनडीए को बिहार में जब भी मिली है, अगर भाजपा और जदयू एक साथ है, तो उसमें जदयू को मुस्लिमों का कुछ वोट परसेंटेज भी मिला है, अगर बीजेपी को नहीं मिला है तो जनरली। लेकिन मैक्सिमम ऐसा कह सकते हैं कि महागठबंधन के पक्ष में मुस्लिमों की ज्यादा रुझान है। प्रमोद जी, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से अभी सीमांचल के इलाके में जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम किया है, उसके बाद एक आंकड़ा आ रहा है कि 35 लाख के करीबन लोग होंगे जो संदिग्ध हैं। तो क्या ये बात तय मानी जा रही है कि इस बार ओवैसी सीमांचल में भी प्रभावी नजर नहीं आएंगे? और महागठबंधन को जो कथित झटके की बात कही जा रही थी, अब वो झटका उस तरह से नहीं लगेगा? हाँ, निश्चित रूप से अगर ये थर्ड फ्रंट का भी अगर निर्माण होता कि थर्ड फ्रंट में 2-3 पार्टियां, जो बसपा ही हो, आप ही हो या ओवैसी की पार्टी हो। पिछले बार तो 5-6 पार्टी का एक गठन बना था, लेकिन अकेले दम में अगर वो अपनी ताकत जरूर सीमांचल में दिखाएंगे, लेकिन ऐसी कोई पार्टी बिहार में नहीं है जो अकेले दम पे 243 करने के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन उनको शायद ही सफलता मिले। प्रमोद जी, आप इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज़, सच के साथ।